मलियाना गांव में पुलिस के हाथों अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले 72 अफराद के कत्ले आम के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट ने इस कत्ले आम में शामिल अफराद की शनाख्त और वाक़े की तफसीलात रियासती हुकूमत से तलब की है। वाज़ रहे कि 23 मई 1987 को मेरठ के मलियाना गांव में पुलिस एहलकारों के हाथों अक़लियती फ़िरक़े के तकरीबन 72 अफराद कत्ल कर दिए गए थे। इस वाक़े के खिलाफ साबिक़ IPS अफसर BN राय और सीनियर सहाफ़ी क़ुरबान अली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। अब इस मामले की मज़ीद समाअत आइंदा 24 मई को होगी। इन लोगों ने इस बात की पिटीशन यहाँ फाइल किया कि साहब 87 से आज तक ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। इसकी फाइल के कुछ पेपर्स वहाँ से गायब हो गए, रेलिवेंट पेपर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे जैसे FIR है और कुछ है वो सब डिस्ट्रिक्ट जज की फाइल से गायब हो गए हैं। ट्रायल चल नहीं रहा है। मुलजिमान जो हैं वो सब रिटायर हो जाएंगे या जो भी उनका होगा, लेकिन और विक्टिम्स जो है वो उनका कुछ हुआ नहीं तो उनको कंपनसेशन दिया जाए और इस मुकदमे को आगे चलाया जाए। दिल्ली NCR में एक मौमर खातून को उनके अहल खाना अस्पताल में दाखिल कराने के लिए एम्बुलेंस में यहां से वहां भटकते रहे, लेकिन उन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से खातून की मौत हो गई। दिल्ली के रहने वाले संदीप चड्ढा का इल्जाम है कि उनकी सास में कोविड की अलामात थीं और सुबह से ही उन्होंने दिल्ली के कई अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी वो अपने मरीजा को दाखिल नहीं करवा पाए। उनके बाद वो गाजियाबाद में संजय नगर के सरकारी अस्पताल गए, जहां उनसे कहा गया कि पहले कोरोना की रिपोर्ट लाई जाए। इसके बाद वो संजय नगर के सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस के साथ खातून को लेकर 5 किलोमीटर दूर सरकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर मरीजा ने दम तोड़ दिया। इस वाक़े ने एक मरतबा फिर इंतजामात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भी कोई सुनवाई नहीं है, सब ये घोंसलेबाजी है, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, सारे नेता मिल चुके हैं, सारे नेताओं ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं भाई साहब। वहाँ उन्होंने तो भेज दिया, उन्होंने तो बोला पहले रिपोर्ट करा के लाओ कोरोना की। जब कोरोना का मरीज है तो कोरोना का रिपोर्ट लाने की जरूरत क्या, कोरोना है ही है उनको। अच्छा, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर लाके हमारे को रिपोर्ट कराने के लिए यहाँ आना पड़ा। उतनी देर में यहाँ 2 घंटे यहाँ पर वेटिंग हो गई, उसमें डेथ हो गई उनकी, सांस फूल गई। ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। घर पे ना एकदम उनके ना सांस उखड़ गई थी, बीमार कफ हो गई थी, सांस उखड़ गई थी। हमने कहा शायद मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमार तो वो पहले से रहते थे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला, और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ऑक्सीजन की क्या बात रही थी? ऑक्सीजन तो था ही नहीं ना, कहीं नहीं। अलीगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को मलहूज रखते हुए कायम किए गए नए अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती का अमल शुरू हो गया है। आज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर अंकित खंडेलवाल की मौजूदगी में फार्मासिस्ट, एनेस्थेटिक, फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर के ओहदों के लिए इंटरव्यू मुनक्किद किए गए। इस मौके पर CDO अंकित खंडेलवाल ने बताया कि कोविड के बढ़ते हुए केसों को जहन में रखकर हम इजाफी अस्पताल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मुलाजमीन की बराह रास्त भर्ती के लिए आज इंटरव्यू किए जा रहे हैं। कोविड महामारी को देखते हुए जो हम लोग हॉस्पिटल संचालित करने जा रहे हैं, उनमें स्टाफ की भर्ती के लिए हमने ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें अलग अलग पद हैं, फार्मासिस्ट के लिए है, फिजिशियन के लिए है, एनेस्थेटिस्ट के लिए है, इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी के लिए है और स्टाफ नर्स के लिए। इन 5 पदों के लिए हमने विज्ञप्ति निकाल करके आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके सापेक्ष हम लोगों को कई सारे आवेदन आए हैं, जिनका हम वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सब वैकेंसीज देखी और फिर उसमें था कि कोविड के लिए बेसिकली हम लोग को अप्लाई करवाया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने किया है अप्लाई, और आफ्टर डेट हम लोग जो है मतलब चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट निकली है। बेसिकली 12 पोस्ट हैं, जिसमें 4 अतरौली के सेंटर के लिए, 4 छेरत के लिए। तो यही है कि कोविड में जिस तरीके से मतलब रिक्वायरमेंट्स है डॉक्टर की, तो हम लोग फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर होने के नाते मतलब बेसिकली मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ पहले है कि मैं अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को, अपने सिटी को और जिसको भी सर्व कर सकूँ। कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ रहे मामलों के साथ ही अब कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा फ्लू और मौसमी बुखार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बाजार में किल्लत हो गई है। मगरबी यूपी के सबसे बड़े थोक दवा मार्केट मेरठ के
खैर नगर बाजार में ज़रूरी दवाओं की कमी से लोग काफ़ी परेशान हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान का मानना है कि अगर यूपी और दिल्ली में लॉकडाउन जैसे हालात बने रहे तो दवाओं के सप्लाई मुतासर हो जाएगी और इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, जिसका सीधा असर कोरोना से मुतासर मरीजों पर पड़ेगा। पैरासिटामोल, जिंक या विटामिन सी फिर भी थोड़ी बहुत अवेलेबल है। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की और फेविफ्लू की दिक्कत आ रही है, वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी 3 महीने की एक्सपायरी आती है। महंगे इंजेक्शन होते हैं, हर आदमी के लगते नहीं। उन पे इससे पहले मरीज की संख्या कम थी, 10 दिन के अंदर मरीजों की संख्या कई हज़ार गुना बढ़ चुकी है और पूरे देश में बढ़ गई है, एक क्षेत्र में नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। क्योंकि होम आइसोलेशन बढ़ गया है। पहले मरीज हमारे पास 2 या 4 थे तो ऑक्सीमीटर बिल्कुल नॉर्मल रेट में 400-500 रुपये का अवेलेबल था। आज की तारीख में सुबह से मेरे पास 10 फ़ोन आ चुके, ऑक्सीमीटर आसपास कहीं नहीं है। दिल्ली बंद होने से भी फ़र्क पड़ गया, एक्सपोर्ट होने से भी फ़र्क पड़ गया है, इसीलिए इन चीज़ों पे मारामारी है। तो यहाँ मिल नहीं रहा क्योंकि शॉर्टेज है। इस वजह से अब औने पौने दामों में ख़रीदना पड़ रहा है। बाहर से अब 1000 का मिला है विदाउट वारंटी, नहीं तो वो अंगली आप अभी बताया ही है कि 400-500 का मिल जाता है। तो इसका वो सरकार को ध्यान देना चाहिए जी इस चीज़ पर, सब कुछ की अवेलेबिलिटी। मेरठ में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अलावा शहरी इलाकों के मुख्तलिफ हेल्थ सेंटरों पर भी कोविड टीकाकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। शुरुआती मरहले में टीकाकारी मुहिम की रफ्तार धीमी रही, ताहम 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाए जाने के हुकूमत के फैसले के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आई है। खास तौर पर पिछड़े इलाकों में भी अब लोग बेदार होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। माह रमज़ान में रोज़ेदार के लिए टीका लगवाने में किसी तरह का शरई मसला न होने का फतवा जारी होने के बाद रोज़ेदार भी टीका लगवाने मकामी हेल्थ सेंटर पर पहुंच रहे हैं और इस मोहलक वबा से महफूज रहने के लिए दूसरों से भी टीका लगवाने की अपील की जा रही है। आए थे लगवाने को आए थे, लगवा लिया मैंने, कोई परेशानी नहीं है। रमजान से है, कोई बात नहीं, जब चल है रमजान में भी लगेगा। लोगों में एक डर था कि रमजान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो फतवा भी आ चुका है। हाँ नहीं, फतवे का नहीं, ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ये वैक्सीन मैंने यहाँ वैक्सीन लगवाई थी, रमज़ान में लगवाई थी और उससे कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैं सही हूँ और वैक्सीनेशन के लिए मैं औरों से भी कहता रहता हूँ, वैक्सीनेशन होता रहता है लोगों का, मैंने कराया भी है, उससे किसी को भी अभी तक कोई दिक्कत या कोई वो नहीं हुई पैदा। पहले इसका रिजल्ट जो था बहुत पहले कम था, लेकिन अब जैसे फतवा आया तो उसके बाद ये तादाद बढ़ती रही। मुस्लिम बहुत एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इससे बहुत बेनिफिट मिला है कि इस फतवे के जरिए लोग को समझ में आने के बाद ये सब कंटिन्यू चलता रह गया और चल रहा है और लगातार नंबर बढ़ रहे हैं मुस्लिम। और रोज़े के अंदर भी लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इससे रोज़े पे कोई। माह रमज़ान में रोज़े रखने के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर इन दिनों तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के उस्ताद और मारूफ आलमदीन डॉक्टर रिहान अख्तर कासमी का कहना है कि रोज़े की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है, इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन जिल्द से होते हुए नसों के जरिए जिस्म में मौजूद इन जरासीम को ख़त्म करने का काम करता है जो इन दिनों वबाई शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, न कि ये वैक्सीन लोगों को ग़िज़ायत पहुँचाने के लिए दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाना और रोज़े की हालत में लगवाना ये बड़ा एक इशू बना हुआ है इस वक्त। तो लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि रोज़ा जो टूटता है वो 3 हालतों से टूटता है। एक तो खाने से और किसी चीज़ के पीने से और फिज़िकल रिलेशन मेंटेन करने से, और ये तीनों चीज़ इस वैक्सीन में नहीं पाई जाती है क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये इंजेक्शन है और थ्रू ये जिल्द के ज़रिए और नसों के ज़रिए ये अंदर जो कोरोना के जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है और अंदर की जितने जरासीम हैं इस वैक्सीन के ज़रिए से वो मर जाते हैं, ना कि इसके ज़रिए से लोगों को ग़िज़ायत पहुंचाई जाती है कि उनकी भूख मर जाए या उनकी ताकत अंदर ऐसी हो जाए कि 14 घंटा के बजाय 16 घंटे का रोज़ा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी को दिफा करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है और जिस तरीके से इंजेक्शन लगवाना शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, इसी तरीके से इस वैक्सीन को लगाने की शरीयत बिल्कुल इजाज़त देती है। कहीं से कोई भी खौफ और डर का माहौल।
मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना मामलों पर अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने सभी मज़ाहिब के उलमाए किराम को ख़त लिखकर आसमानी किताबों में कोरोना का इलाज तलाश करने की अपील की है। उनका कहना है कि आज कोरोना हर सिमत फैल चुका है और बड़ी तादाद में लोग इस मोज़ी बीमारी में हलाक हो रहे हैं। ऐसे में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सभी मज़ाहिब के उलमाए किराम को इस बीमारी का इलाज आसमानी किताबों में तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे 100% यकीन है कि आसमानी किताबों में इसका हल होगा और अगर ऐसा किया जाता है तो ये मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत होगी। हाजी ज़मीरुल्लाह खान का कहना है कि हमें साइंस पर भी भरोसा है और साइंस भी आसमानी किताबों से ही निकली है, इसलिए आज दवा के साथ दुआ की भी बहुत ज़रूरत है। ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो कोरोना की बीमारी फैल हुई है और लोग इससे मर रहे हैं, बेशुमार लोग मर रहे हैं, इसी को देखते हुए बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैंने ये कहा, अपने धर्म गुरुओं से कहा है, पत्र लिखकर कि मैंने धर्म गुरुओं से कहा है, चाहे किसी धर्म के गुरु हों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी, हमने ये कहा है कि आसमानी किताबों में इसका इलाज तलाश कराएं। 100% हम समझ नहीं पा रहे, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। 100% आसमानी किताबों में इसका जिक्र भी होगा और इसका हल भी होगा। अगर हम लोग, अब हमारे जो उलमा हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अगर आसमानी किताबों में इसका हल तलाश करें तो पूरी देश की सेवा होगी। वही सबसे बड़ी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना कहर के बीच बिहार पंचायत चुनाव पर भी असर पड़ा है। कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से बिहार इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव को मुलतवी करने का फैसला किया है। पंचायत चुनाव को लेकर कल से होने वाली ट्रेनिंग भी मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना की वजह से जिंदगी दरहम बरहम है, ऐसे में चुनाव नहीं कराया जा सकता। कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क में कोहराम मचा रखा है। बिहार में भी इससे काफी कहर बरपा हुआ है, लेकिन लोग है कि अभी तक लापरवाही बरत रहे हैं। हुकूमत की सख्त हिदायत के बावजूद लोग कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रहे हैं। राजधानी पटना समेत हर जिले में लापरवाही का ही आलम है। फिर अभी तबीयत बच्ची की खराब है, हमने सोचा कि वे एक बार चेक करवा लेते हैं। सिम्टम है वो। कतार में और आप पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल 100% इसमें जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उसमें कितने पॉजिटिव होंगे। और ये धक्के से हमको लाइन में लगा रहे हैं, जबकि टोकन दे दिया, तो आप टोकन से आवाज दीजिए, उठा दीजिए। पुलिस दिख रही है? कोई नहीं है, कुछ नहीं किया जा रहा है। ना डायरेक्टर अपने कमरों में बैठे हुए। प्राइवेट डॉक्टर आए थे यहाँ, वही ऑक्सीजन लगा दिए हैं, उसी का भी वही अल्लाह है ऊपर वाला। प्राइवेट डॉक्टर आपकी कंपाउंडर हाँ, एम्बुलेंस के साथ आया था। इमरजेंसी वाली कोई डॉक्टर नहीं देखा है। शाम के आए थे। शाम में जी। शाम के बाद अभी कोई नहीं आए। क्या पहले से कोई सुधार है? जी हाँ, सुधार है। मैनेजमेंट की तो गड़बड़ी नहीं कह सकते। अब डॉक्टर आया, पता चला खुद पॉजिटिव हो गया, तो भाग गया कि और लोग इन्फेक्टेड ना हो जाए। ऐसे में यहाँ के प्रबंधक को कोई दूसरे डॉक्टर को उपाय तुरंत मैनेज करना चाहिए था। ये थोड़ा सा है कि अगर पॉजिटिव हो गया पता चलने के बाद। एक तरफ अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, वहीं अररिया सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर बेकार पड़े हुए हैं। गुज़श्ता साल ही सदर अस्पताल को वेंटिलेटर फराहम किए गए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। महकमे सेहत के अफसरान ने बताया कि वेंटिलेटर ऑपरेटर की तैनाती नहीं की गई है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमारे नुमाइंदे ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। कोरोना के लिए संजीवनी माने जाने वाली जो वेंटिलेटर है अररिया सदर अस्पताल में धूल फांक रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अररिया सदर अस्पताल को एक वर्ष पहले यहाँ 6 वेंटिलेटर मिला था, जो अभी धूल फांकता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर दिखलाना चाहेंगे कि अररिया सदर अस्पताल के इस वार्ड में करीब 6 वेंटिलेटर है, जो यहाँ पर जो प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, जो इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की कमी के वजह से धूल फांकता हुआ नज़र आ रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं अररिया सदर अस्पताल की है, और यहाँ पर जो लाखों रुपए की राशि से जो वेंटिलेटर लाया गया था वो बाथरूम के बाहर जो है कचरे के समान पड़ा हुआ है। हम बतला दें कि ज़िले में 4 लोगों की मौत जो है वो कोरोना की वजह से हो गई है,
और जो वेंटिलेटर जो लगाया गया है, हम बतला दें कि सबसे बड़ी बात अररिया सदर अस्पताल में जो 6 वेंटिलेटर चल क्यों नहीं रहा है, इसकी जानकारी देने वाले जो अधिकारी हैं वो मौन साधे हुए हैं, वो कुछ बतला नहीं रहे। हालांकि सदर अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रशिक्षित लोगों की कमी की वजह से आखिर जो 6 वेंटिलेटर लाखों रुपए की राशि से 1 वर्ष पहले आया है उसे ऑपरेट करेगा कौन। तो साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया सदर अस्पताल में लाखों रुपए की राशि से जो वेंटिलेटर आया है वो धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि प्रशिक्षित लोगों की कमी की वजह से लाखों रुपए की राशि से यह मशीन तो आ गई है, लेकिन जो उन्हें ऑपरेट इस मशीन को ऑपरेट करेंगे ऐसे लोगों की साफ तौर पे कमी है। इस वजह से यह 6 वेंटिलेटर जो है यहाँ पर धूल फांकता नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और सरकार के लिए कि अररिया ज़िले में 4 लोगों की जो मौत हो गई है, यदि ये वेंटिलेटर चालू हुआ रहता तो ऐसे लोगों की शायद जान बच सकती थी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। पटना में हर रोज 2000 से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना के असरात के सबब कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों ने इंतजामिया पर सैनिटाइजेशन नहीं करने का इल्जाम भी लगाया है। तमाम सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद से जहां सरकार चिंतित है, जिला प्रशासन हरकत में है। अकेले पटना राजधानी में ये आंकड़ा 2000 के पार चला गया है। इसको लेकर कई इलाकों में यानी कई राजधानी के कई मोहल्लों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये कंकड़बाग के इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, जिसमें कि प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर लगाया जा रहा है और इसको बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से बैरिकेड किया गया है ताकि इस तरफ के आदमी दूसरी तरफ नहीं जा सके। यानी इस बांस बल्ले जो लगे हैं, इस बैरिकेडिंग के उस तरफ संक्रमित मरीज हैं और इसके लिए जो रोड है यानी जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है तत्काल और प्रतिबंधित क्षेत्र इसे बनाया गया है। कोई बाहरी आदमी इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, इसीलिए हम लोग इसको बैरिकेडिंग करते हैं। बैरिकेडिंग करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस इलाके में अगर वहां जाते हैं तो खतरा हो सकता है, इसलिए जी खतरा है। तो ऐसे कई इस मोहल्ले में कई जगहों पे बैरिकेडिंग किया गया। बहुत यहाँ पर अभी तक कोई भी फॉगिंग नहीं हुई है और न ही ये 10 से 11 दिन पहले पॉजिटिव पाया गया। यहाँ पर आज 10 से 11 दिन हो गया। कल पुलिस प्रशासन द्वारा इसको बैरिकेड किया गया। कोई भी फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की गई। आगे भी घर में पॉजिटिव था लेकिन वो भी सब ठीक हो गया है, लेकिन फॉगिंग वगैरह कोई भी प्रशासन के तहत। जो कंटेनमेंट जोन है वो लगातार बनाए जा रहे हैं और न सिर्फ पटना बल्कि पटना के आसपास के जो इलाके हैं वहां भी जहां संक्रमित मिल रहे हैं तो वहां इसी तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। रियासती वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नाफिज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन आखिरी मुतबादिल है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने बिहार में बेड और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का भरोसा दिलाया। वज़ीर सेहत मंगल पांडे से बात की हमारे नुमाइंदे ने। बिहार में ऑक्सीजन से लेकर बेड की किल्लत खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ही जानते हैं कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सर, अस्पतालों में बेड फुल बताया जा रहा है, वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की भी आपूर्ति की बात कही जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल कह रहा नहीं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को सामान्य किया गया है और NMCH जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो अन्य अस्पताल हैं वहाँ भी बेड बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर राजेंद्र नगर में जो आई हॉस्पिटल है वहाँ 100 बेड शुरू हो जाएगा। साथ ही IJMS में जो बेड बढ़ाना की बात हुई थी वो भी बेड 75 से 100 बेड 1 से 2 दिन में बढ़ जाएगा। वहाँ सारे जो आवश्यक सामग्री है वो मंगा लिए गए हैं। उसी प्रकार से राजेंद्र नगर हॉस्पिटल में भी हो गया और PMCH में भी बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सर, रेलवे से आप लोगों ने बात की थी और रेलवे ने भरोसा दिया था कि कंपार्टमेंट हम शुरू करेंगे कोविड मरीजों के लिए, उसका क्या हुआ? नहीं, अभी उस स्तर की जरूरत जब पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। अभी तो अस्पतालों में जिनको जरूरत है बेड मिल ही रहा है। NMCH में पर्याप्त बेड हमारे पास। हाथ तो नहीं खड़ा करें? नहीं, NMCH में अभी पर्याप्त बेड हमारे हैं और विभिन्न अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। हम तो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं
कि अभी भी जो राज्य सरकार के पास हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, जो सभी जिलों में है, और कोविड केयर सेंटर है, इन दोनों जगहों पर ऑक्सीजन के भी बेड्स उपलब्ध हैं। मैं आम लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं या डॉक्टर जिनको आइसोलेट होने के लिए या कोविड केयर सेंटर में रहने के लिए कहते हैं, वो वहां जाएं, वहां उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। यदि उसके ऊपर के सेंटर की जरूरत पड़ेगी तब तो फिर ये अस्पताल हैं ही। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है लगातार। आपने पूरे प्रोसेस को बता दिया था कि ऐसे मिलेगा, अस्पतालों को मुहैया कराने की बात कही थी। अब भी जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी की खबर सामने आ रही है। मेरे पास जो भी देखिए, राज्य में जो भी आपूर्ति आ रही है रेमडेसिविर की, उसको अस्पताल वाइज और जिला वाइज अलॉट किया जा रहा है ड्रग कंट्रोलर के द्वारा। ड्रग कंट्रोलर मॉनिटर कर रहे हैं उस चीज़ों को। पटना के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जहां मरीज जिस संख्या में है उसके अनुपात में रेमडेसिविर उनको दिया जा रहा है। कल विभिन्न जिलों को भी देर शाम अलॉट किया गया है, कुछ जो उपलब्ध मात्रा था उसमें। दिल्ली में स्थिति खराब हुई तो वहाँ की सरकार ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन कर दिया। झारखंड में उसी तरह से किया गया, तो बिहार में भी 10,000 का आंकड़ा पार कर गया है। अब लग रहा है कि नाइट कर्फ्यू से काम चलेगा। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले नाइट कर्फ्यू लगाया है, थोड़ा और परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। हम लोगों के पास 1 साल का अनुभव है। हम लोगों के पास पिछले मार्च की तुलना में बहुत अधिक साधन है। पिछली बार तो कुछ नहीं था कोरोना से संबंधित, जांच तक की व्यवस्था नहीं थी, देश में भी राज्य में भी। अब हमारे पास संसाधन काफ़ी हो गए हैं, डॉक्टरों को अनुभव हो गया है। जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का है वो लोगों को कुछ हद तक मालूम है, सभी डॉक्टर उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम इन अनुभवों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जान भी जहान भी, दवाई भी, कड़ाई भी। लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल अंतिम उपाय होता है। पिछली बार हम लोगों के पास कुछ नहीं था, तब अचानक में ये हम लोगों ने निर्णय किया था। इस बार मैंने कहा अनुभव भी है हम लोगों के पास और पिछले वर्ष की तुलना में संसाधन भी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।